हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आप सभी का केपीच एकेडमी में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आयोगों की और आयोग में निर्वाचन आयोग को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आप सब जानते होंगे। इसको हम लोग कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग ये वही है जो कि हमारी आईएएस यूपीएससी की परीक्षा कराता है और जिसके लिए हमारे बहुत सारे दर्शक तैयारी भी कर रहे हैं। आज जानिएगा यूपीएससी के बारे में एक एक बात कि संविधान असल में यूपीएससी को लेकर के क्या कहता है। आइए देखते हैं। साथियों, संघ लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। अभिकरण का मतलब होता है कि एक संस्था है। ये एक ऐसी संस्था है जो कि देश के अंदर सबसे उच्च पद के लोगों के लिए नियुक्ति करती है। ये संस्था एकदम से स्वतंत्र व निष्पक्ष होती है और अपना काम एकदम से निष्पक्षता के साथ पूरा करती है। इसका वर्णन अगर आप देखेंगे तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक आपको मिलेगा। इस अनुच्छेद के दौरान आप इस संस्था के लोगों की नियुक्ति, उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ इत्यादि के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले। आइए साथियों, अब बात करते हैं इस यूपीएससी के आयोग की संरचना के बारे में। इसकी संरचना मुख्यतः एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्यों से मिलकर के बनेगी, लेकिन संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि कितने सदस्य होंगे। हाँ, ये ज़रूर लिखा गया है कि राष्ट्रपति इस बात का निर्धारण करेंगे कि इस संस्था के अंदर कितने अन्य सदस्य चाहिए और जो अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति करने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति की ही होगी। यहाँ तक कि संविधान में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि इनके सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो राज्य सेवाओं में कम से कम 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुके हों। ये सिर्फ आधे सदस्यों के लिए ही लागू होता है। राष्ट्रपति सामान्यतः सदस्यों की नियुक्ति करता है और अगर हम सामान्यतः देखें तो इस आयोग में 9 से लेकर के 12 सदस्य आमतौर पर देखे जाते हैं और इन सभी सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी होता है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष के कार्यकाल तक या फिर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाएगा वहीं तक पद पर रहेंगे। ये अगर चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को अपने पद की अवधि के दौरान कभी भी सौंप सकते हैं या फिर इनको संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार भी पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को एक और अधिकार दिया गया है कि यदि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए या फिर अध्यक्ष किसी कारणवश अपना कार्य नहीं संभाल पाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति आयोग के ही किसी सदस्य को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त भी कर सकता है और ये तब तक नियुक्त रहेगा जब तक कि अगला व्यक्ति यानी कि उसका जो उत्तराधिकारी है वो ना आ जाए या फिर जो व्यक्ति बीमार हो गया वो सही होकर के अपने काम पर वापस ना लौट आए। तो इस प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में किया गया है। साथियों, संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इन लोगों को पद से निष्कासित करने के लिए कुल 3 बातें कही गई। कहा गया है कि राष्ट्रपति कुल 3 आधारों पर इन लोगों को इनके पद से हटा सकता है। पहली बात कही है कि यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए तो ऐसे मामले में भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरी बात कही है कि यदि ये अपने कर्तव्यों का निर्वाह ना करते हुए किसी दूसरे प्रकार के नियोजन में लिप्त हो जाए तो भी राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम हो जाए तो भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से काम करने लायक नहीं रह गया यानी कि वो योग्य नहीं रह गया तो अब उसको संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती है। इन 3 के अलावा एक और बात लिखी गई है कि यदि ऐसा पाया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कदाचार का दोषी है। कदाचार का दोषी का मतलब ये है कि ये सरकार के प्रावधानों के खिलाफ काम कर रहा है। जैसे वह भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ किसी के साथ
कोई डील के साथ किसी पद पर काम कर रहा हो, या किसी राज्य सरकार के साथ या किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ कुछ डील करके उसके साथ कुछ प्राइवेट में जॉब टाइप की चीज़ें कहीं नियोजित हो, तो इसको कदाचार का दोषी मान लिया जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति अध्यक्ष को पद से हटा तो सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब कदाचार का दोषी बनाना होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति को सबसे पहले उच्चतम न्यायालय से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी राय लेनी पड़ेगी। उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर उच्चतम न्यायालय कहता है कि नहीं, इसको पद से हटना चाहिए, तभी राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि इस मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी भी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस मामले में जो हमारा राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय की बात मानने के लिए बाध्यकारी भी है। तो इन प्रोसेसेस के ज़रिए हम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारा संघ लोक सेवा आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कार्य कर पाता है। ऐसी कौन कौन सी बातें और शर्तें लिख दी गई हैं जिसकी वजह से हमारा संघ लोक सेवा आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर पाता है। जैसा कि मैंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति करता है, यानी कि इन लोगों की जो पदावधि है वो सुरक्षित है। पहली ज़रूरी बात यह है कि इन लोगों की जो पदावधि है वो सुरक्षित है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति चूँकि इनकी सेवा शर्तें जो है वो निश्चित करता है, उनमें प्रावधान करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिस समय ये अपने पद पर होंगे उस समय इनकी सेवा शर्तों में किसी भी किस्म का अलाभकारी जो परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता है, यानी कि उस समय इनको किसी भी किस्म का लोभ लालच आप नहीं दे सकते हो। तीसरी बात यह है कि इन लोगों का जो वेतन है वो देश की संचित निधि से दिया जाता है और संचित निधि के लिए मतदान नहीं करना पड़ता है। चौथी ज़रूरी बात यह है कि एक बार जो व्यक्ति अपने पद पर अध्यक्ष या सदस्य बन गया, वो अपने दूसरे टेन्योर के लिए यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता, एक ही बार चुना जा सकता है। साथ ही साथ जो अध्यक्ष बन चुका है वो राज्य या केंद्र सरकार की किसी और नौकरी में अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी कि वो अब किसी और दूसरे पद को धारण नहीं कर सकता है। लेकिन जो सदस्य होंगे वो अपने रिटायरमेंट के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो बन सकते हैं, लेकिन किसी अन्य किस्म की नौकरी पर नहीं जा सकते, किसी अन्य किस्म की नौकरी में हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या फिर इनके सदस्य हों, ये सभी लोग एक ही कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने जाते हैं। ये बात भी दिमाग में बिठा के ज़रूर रखिएगा। ठीक साथियों, अब हम लोग आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्यों पर, क्योंकि कार्य आप लोग ज़्यादातर जानते हो। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि अखिल भारतीय सेवाओं में, केंद्रीय सेवाओं में और साथ ही साथ हमारी केंद्रीय प्रशासकीय सेवाओं में भर्तियों का आयोजन यूपीएससी के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहला काम, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य किसी विशेष किस्म की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करते हैं और जिसमें कुछ विशेष किस्म के अभ्यर्थी अपेक्षित होते हैं, तो ऐसे में भी संघ लोक सेवा आयोग उसके लिए परीक्षा का आयोजन कर सकता है। कई बार क्या होता है कि भर्तियों में राज्य सरकारें या जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग बिना किसी एक भी धब्बे के आज दिन तक काम कर रहा है। ऐसे में अगर राज्य सरकार को संघ लोक सेवा आयोग से कोई मदद या सलाह चाहिए हो तो उसके लेने का भी एक प्रोसीजर संविधान में लिखा गया है। कहा गया है कि उस संबंधित राज्य का राज्यपाल एक अनुरोध करेगा उस संघ लोक सेवा आयोग को, तो संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति से उस पर सहमति लेगा कि क्या हम उसको सलाह दे दें। राष्ट्रपति की जैसे ही सहमति मिलेगी उसके बाद वो राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। साथियों, अगर इस आयोग के अन्य कार्यों की बात करें तो ये आयोग किसी भी भर्ती को कराने के लिए उसके पाठ्यक्रम और साथ ही साथ उसकी प्रक्रिया को भी बनाता है और उसके लिए जो शेड्यूल है उसको भी जारी करता है। इसके अलावा ये एक किस्म का परामर्श भी सरकार को समय समय पर देता रहता है। ये परामर्श देगा कि भर्तियों को करने की प्रक्रिया में कैसे बदलाव किया जाना चाहिए। ये परामर्श देगा कि कैसे लोगों की पदोन्नति की जानी चाहिए।
ये परामर्श देगा कि पेंशन भोगियों को किस तरीके से सुविधाएं दी जा सकती हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि सरकार इसके परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं। सरकार के लिए इसकी जो रिपोर्ट है ना, जो भी ये यूपीएससी जो रिपोर्ट तैयार करता है, इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति हर साल संसद के पटल पर रखता है। अब संसद किन बातों को स्वीकार करती है, किन को नहीं करती है, ये उसका विवेकाधिकार है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। लेकिन संसद को ये बताना पड़ेगा कि किन कारणों से वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जो कि संघ लोक सेवा आयोग ने बोली है। संघ लोक सेवा आयोग ने जैसे कोई सुझाव दिया और राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने उसको नहीं माना। अगर संसद ने उसको नहीं माना है तो संसद को ये कारण बताना पड़ेगा कि आखिरकार माना क्यों नहीं। इतनी सी बात तो ज़रूर है। तो हमारा ये केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, ना कि केंद्रीय कार्मिक अभिकरण। दरअसल देश में जो कार्मिक मंत्रालय होता है वो केंद्रीय कार्मिक अभिकरण होता है, जबकि यूपीएससी केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। और साथ ही साथ यूपीएससी को ही हम लोग मेरिट पद्धति का प्रहरी भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक पूरी बात संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। साथियों, संविधान के इसी हिस्से में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी जिक्र है। राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की कार्य पद्धति में फर्क नहीं है। यहाँ पर जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं उनके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के बजाय राज्यपाल करेगा। एक तो ये फर्क है, और दूसरा बड़ा फर्क ये है कि इनका जो कार्यकाल होगा वो 62 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल, जो भी पहले हो वहीं तक होगा। साथियों, अगर मैं कहूँ कि देश की अच्छी तस्वीर देखने के लिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या क्या होगा, तो मेरे जहन में 4 चीज़ें आती हैं। इस देश के नेता बहुत अच्छे जो कि चुने जाएंगे, यानी कि निर्वाचन आयोग की भूमिका बहुत ही स्पष्ट और स्वतंत्र होनी चाहिए। दूसरी ज़रूरी चीज़, इस देश के अंदर अधिकारी बहुत अच्छे हों, ईमानदार हों, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की जो भूमिका है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, देश में न्याय अच्छा मिले, और इसके लिए ज़रूरी है कि उच्चतम न्यायालय देश के हर वर्ग को, हर व्यक्ति तक निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से न्याय दे सके। लेकिन चौथी एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये कि देश का पैसा, देश का जो धन है, देश का जो पैसा है, वो कहीं मौज मस्ती में तो नहीं उड़ाया जा रहा है, कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ रहा। इस बात की निगरानी के लिए देश में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि सीएजी, जिसे कैग भी कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, या शॉर्ट में महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, इसकी भी ज़रूरत होती है। और इसीलिए साथियों, देश के अंदर हम अगर संविधान के रक्षकों की बात करें तो 4 चीज़ों को रक्षक माना गया है। एक आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरा निर्वाचन आयोग, तीसरा संघ लोक सेवा आयोग, और चौथा है सीएजी यानी कैग। तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आइए देखें। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देश की वित्तीय स्थिति की निगरानी के लिए रखा गया है, और इसका काम होता है देश के सभी लेखाओं को चेक करने का, यानी कि ये सभी वित्तीय स्थितियों का नियंत्रक भी होता है। अर्थात देश की सभी वित्तीय व्यवस्थाओं के नियंत्रक के रूप में हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करता है। लेकिन एक बड़ी अलग बात यह है कि हमारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो नियंत्रण यानी कि कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। दरअसल कंट्रोलर और कंट्रोलर 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं एक जैसा ही होता है। कंट्रोलर सामान्यतः एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो वेतनभोगी होता है और जो कहीं ना कहीं अपने लालच के लिए, अपने लाभ के लिए किसी कार्य को कर रहा होता है।
जबकि कंप्ट्रोलर हमारे संविधान को कंट्रोलर की जगह कहा गया है, जो कि अपने लाभ के लिए नहीं देश के हित के लिए काम कर रहा होता है, इसलिए उसको हम लोग कंप्ट्रोलर कहते हैं, कंट्रोलर नहीं कहते हैं। हमारे देश का जो सीएजी यानी कैग है, क्या वो वास्तव में एक कंट्रोलर है या सिर्फ नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ही रह जाता है? दरअसल हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्य संविधान ने सोचा था, वो ये था कि जो धन निर्गत किया जाना है, जो धन व्यय किया जाना है, उस व्यय का कंट्रोल का फ्लो भी वो तय करे, और साथ ही साथ उसके बाद धन कहाँ कहाँ बांटा गया, किसको कितना दिया गया, उसका ऑडिटिंग भी करे, जांच भी करे कि किसको कितना दिया गया, क्या वो न्याय संगत था, क्या उसको उतनी ज़रूरत थी जितना दे दिया गया। इन सभी चीज़ों का एक ब्यौरा भारत सरकार जो रखती है, वो कैग के रूप में रखती है। यानी कि कैग जो है वो भारत सरकार से हर किस्म की चीज़ों का ब्यौरा अपने पास समाहित कर लेती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत में नियंत्रक नाम का कोई काम आज की तारीख में तो कैग नहीं करता है। कैग सिर्फ एक ही काम करता है, वो होता है ऑडिटिंग का, यानी कि लेखाओं का काम। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद में केंद्र सरकार को शक्ति मिली हुई है कि वो कितना भी पैसा निर्गत कर सकती है। यानी कि केंद्र सरकार जब अपना विनियोग अधिनियम लाती है, तो वो अपने पैसे को खर्च करने के लिए एक सिस्टम ले आती है, वहाँ पर सीएजी की बिल्कुल भी नहीं चलती। सीएजी कहे कि आप विनियोग इतना ना लाइए, इतना कम पैसा निकालिए, ज़्यादा व्यय मत करिए, तो यहाँ पर दरअसल सीएजी कुछ भी नहीं कर सकती है, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। उसके पास अधिकार सिर्फ इतना है कि सरकार ने जो पैसा निर्गत या व्यय करने के लिए बोला है, वो किस मद में और किस विभाग में किस जगह पर कितना खर्च हुआ, इसकी ऑडिटिंग करना, यानी कि जांच करना। क्या जिस मद में उस पैसे का खर्च होना चाहिए था उसी मद में हो रहा है, या फिर कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, हुआ क्या है, इस बात की जांच पड़ताल करके कैग हर वर्ष अपनी एक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। सीएजी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर काम करता है, और अनुच्छेद 151 के अनुसार जो सीएजी होगा वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा, और साथ ही साथ राज्यों में राज्यपाल को सौंपेगा, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल क्रमशः अपनी संसद और राज्य विधानमंडल में इसको हर वर्ष पटल पर भी उसको रखते हैं। यानी कि सीएजी की रिपोर्ट को संसद के पटल पर भी रखा जाता है। यहाँ पर अनुच्छेद 149 जो है, आर्टिकल 149 जो है, वो कहता है कि संसद को ये शक्तियाँ होंगी कि वो सीएजी के जो कार्य हैं, जो उनकी शक्तियाँ या जो अधिकार क्षेत्र हैं, उनमें चाहे तो परिवर्तन कर सकती है। इसको लेकर के एक 1971 में अधिनियम भी लाया गया था, और उसको 1976 में संशोधित भी किया गया। जब 1976 में इसको संशोधित किया गया, तो इसमें से जो लेखा है वो एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, और लेखाओं का काम जो है वो अलग कर दिया गया, और नियंत्रक का काम वहाँ से हटा दिया गया। तो 1976 में ये चीज़ आई थी, और ये अभी पिछले पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों, हमारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसमें जो मेंबर्स हैं या जो अन्य इसका जो गठन है, आइए अब हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सीएजी जो होता है वो कोई एक पूरा विभाग नहीं होता कि ढेर सारे लोग होंगे। सीएजी एक ही व्यक्ति है, कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, और अकेला एक आदमी है। लेकिन हाँ, उसका एक ऑफिस होता है जिसमें ढेर सारे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। ऑडिटिंग का जो ब्यौरा है वो अलग अलग जैसे मंगवाता है, और उनका जो काम है वो ऑफिस में होता है, यानी कि कर्मचारी उसके ऑफिस में होते हैं, कार्यालय उसका एक होता है। लेकिन मेंबर या अध्यक्ष कह लो तो वो अपने आप में इकलौता स्वयं महालेखा परीक्षक ही होता है। महालेखा परीक्षक अपने पद धारण से, जो कि राष्ट्रपति के नियुक्ति के बाद करता है, अपने पद धारण के 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक वो पद पर रहेगा। एक बार अगर उसने पद धारण कर लिया, तो उसके बाद उसको सिर्फ संविधान में निहित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति उसको अपनी मनमर्जी से कभी भी नहीं हटा सकता है, और यही कारण है कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो है, जो हमारा सीएजी है, इसको हम लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं मानते हैं। इसने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं किया है। यानी कि इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि जैसे आप उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाते हो, ठीक उसी प्रक्रिया के द्वारा आप सीएजी को भी उसके पद से हटा सकते हो। या फिर सीएजी चाहे तो स्वयं अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को
अपनी पदावधि के दौरान सौंप सकता है। ठीक है साथियों, जो महालेखा परीक्षक होता है इसके वेतन भत्ते और जो शर्तें होती हैं वो संसद तय करती है, और इसका जो वेतन होता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। आपको अगर पता हो तो 1971 में महालेखा परीक्षक अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत इनके कार्य को कुछ हद तक परिवर्तित किया गया था। 1976 में इसका फिर से संशोधन हुआ, और संशोधन करके जो इसके जो कार्य थे उसमें से लेखा परीक्षक में से लेखा को अलग कर दिया गया। तो यानी कि इसके जो कार्य है वो नियंत्रक और लेखा परीक्षक का, तो लेखा अलग कर दिया गया, नियंत्रक अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से कार्य में यानी कि इसकी जो शक्तियाँ और जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं बदल दिए गए, यानी कि ये शक्ति और कार्य का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद ने ये काम यहाँ पर किया। आर्टिकल 151 ये कहता है कि ये प्रत्येक वर्ष अपना जो वार्षिक जो रिपोर्ट होगा वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और राज्यों में राज्यपाल को सौंपेगा। तो क्या होता है, अनुच्छेद 151 के तहत ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल को सौंपता है, जो कि बाद में राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा वहाँ के संसद या राज्य विधानमंडल के पटल पर भी रखी जाएगी। ठीक है ना, ये एक प्रक्रिया होती है। एक बार यदि कोई व्यक्ति सीएजी चुन लिया गया तो वो दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ वो किसी दूसरी जॉब पर भी नहीं जा सकता, यानी कि किसी दूसरे पद पर फिर वो नियोजित भी नहीं किया जा सकता है। एक बार जब ये पद पर धारण कर लेता है तो उस समय पद के दौरान इसके वेतन भत्ते इत्यादि में कोई भी बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं की जाती है, ताकि ये काम जो है अपना वो निष्पक्षता से कर सके। इसके अलावा इसका जो वेतन है वो इसको संचित निधि से मिलता है, जिसके लिए मतदान भी नहीं करना पड़ता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। पहला प्रमुख कार्य ये होता है कि दरअसल ये लोग केंद्रीय जो व्यय है, यानी कि जो केंद्र सरकार का जो व्यय है, संसद का जो व्यय है, इसके अलावा राज्य सरकारों का जो व्यय है, इसके अलावा संघ शासित प्रदेशों का जो व्यय है, उनका लेखा परीक्षण करेगा। इसके अलावा ये चाहे तो ऐसे निगम या प्राधिकरण के व्यय को भी देख सकता है जो कि राज्य या केंद्र सरकारों के अनुदान पर चलते हैं। राज्य या केंद्र सरकार के अनुदानों पर चलने वाले निगम या प्राधिकरणों के लेखाओं का परीक्षण भी ये कर सकता है। साथ ही साथ सरकारी कंपनियों की प्राप्तियां और व्यय का जो लेखा परीक्षण है वो भी ये कर सकता है। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल इसको किसी विषय या किसी प्राधिकरण विशेष की लेखा परीक्षण करने का ऑर्डर देते हैं तो ऐसे में वो उस प्राधिकरण विशेष का भी ऑडिटिंग कर सकता है। साथियों, अनुच्छेद 279 के माध्यम से जो करों का जो आगमन है, जो आगम है, यानी कि जो टैक्स सरकार को कलेक्ट हो रहा है या जो वित्त सरकार को कलेक्ट हो रहा है, उसको ऑथेंटिकेट भी यही करता है, यानी कि प्रमाणन भी यही करता है कि हाँ इतना पैसा आया है ना। जो पैसा आया है वो कितना है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो भी कहीं ना कहीं सीएजी ही निर्धारित यानी कि प्रमाणित करके हम लोगों को बताता है आर्टिकल 279 के जरिए। ठीक साथियों, सीएजी जब अपना काम एक साल में पूरा कर लेता है तो राष्ट्रपति को 3 किस्म के प्रतिवेदन देता है। सबसे पहला प्रतिवेदन होता है विनियोग लेखाओं की परीक्षण रिपोर्ट, दूसरा होता है वित्तीय लेखाओं की परीक्षण रिपोर्ट, और जो तीसरा होता है वो होता है सरकारी उपक्रमों की परीक्षण रिपोर्ट। और ये तीनों ही रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है। अब संसद के पटल में पहुंचने के बाद जो संसद की लोक लेखा समिति है, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, ये इन सभी पर विचार विमर्श भी करती है। लोक लेखा समिति विचार विमर्श और जांच के बाद अपनी एक अंतिम रिपोर्ट जो होती है वो संसद को सौंप देती है। कहीं ना कहीं लोक लेखा समिति इस मामले में हमारी गाइड के रूप में भी काम करती है। मैंने अभी जो विनियोग अधिनियम का जो बात करी, मैंने जो विनियोग की जो एक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक रिपोर्ट की बात करी, ये दरअसल क्या है, जब बजट पारित हुआ तो एक विनियोग विधेयक लाए गए, यानी कि सरकार ने खर्चों की बात करी। तो विनियोग परीक्षण रिपोर्ट के जरिए वो दरअसल वास्तविक स्थिति को सीएजी बताता है कि सरकार ने खर्चे के लिए प्रावधान कितने रुपए का किया और असल में खर्चा कितने का किया।
तो जो विनियोग जो परीक्षण है, लेखाओं का विनियोग परीक्षक रिपोर्ट है, ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस मामले में। अब मोटे तौर पर अगर बात करें तो महालेखा परीक्षक संसद के एक एजेंट के रूप में होता है और संसद को बताता रहता है कि आपका खर्चा इस मद में इतना हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो जवाबदेही है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के प्रति ही होती है। मेरे ख्याल से सीएजी आप समझ गए हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।